हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर 8 चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है और फिर उसके सामने क्या क्या भारत सामने प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी एक्टिविटी, सर्विसेज, फैसिलिटी जिसकी हेल्प से, जिसकी जरूरत से हम किसी भी देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है वो उसी की हेल्प से होती है। देखिए, जब से पहले आपको टेक्नोलॉजी के लिए, आपको इंडस्ट्री को रन करने के लिए पावर की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर चीज़ें डेवलप हो सके। ठीक है, किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। आपको पता होगा कि भारत जो है पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन वाइज आता है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो अभी भी डेवलप देशों की तुलना में, या चाइना जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है पॉपुलेशन, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। स्टार्टिंग में बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सरकार की थी, बट सरकार सफिशिएंटली उसको डेवलप नहीं कर पाए। इसीलिए बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो सरकार के साथ हेल्प कर रहे हैं, उनका हाथ मिला रहे हैं ताकि रैपिडली, तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होगा तो ही देश में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, लोगों की लाइफ इंप्रूव हो पाएगी और इकॉनमी तेज़ी से भागने लगेगी। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, कितने टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए हेल्प करता है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो वहाँ के लोगों की जो लाइफ होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आते हैं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बिना पावर के नहीं चल सकती। ट्रांसपोर्टेशन, जगह जगह सामान पहुंचाने के लिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए, इन सब चीज़ों के बिना ना तो इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, ना एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो सकता है। तो कहीं पे भी गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उतना ही इंपॉर्टेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि ये लोगों की जो लाइफ होती है उसकी इंप्रूव करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। क्योंकि एक एजुकेटेड, एक हेल्दी पर्सन ही ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकता है, प्रोडक्शन में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकता है। तो जितना ज़रूरत इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, उतना ही हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना होगा। आपको पता होगा कि 1991 से पहले हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, तब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और उसके बाद ही हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं देशों में ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो ऑलरेडी डेवलप हो, ताकि उनको अननेसेसरी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और वो सिस्टमेटिकली अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। और यही रीज़न है कि चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी वेल डेवलप है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे ध्यान दिया गया है और भारत इसीलिए अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसको अट्रैक्ट करने में काफ़ी हद तक सफल हो पाया है। तो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसी भी देश को डेवलप करने में, उसको बढ़ाने में, ग्रो करने में किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलप जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, बिना पावर के, बिना एनर्जी के वो रन नहीं कर सकती। किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए आपके पास वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन के लिए ये सब चीज़ें तभी अवेलेबल होगी, तभी इंडस्ट्री और जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो तेज़ी से डेवलप, ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डेवलप। हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर मेन सोर्स है लिवलीहुड का, वहाँ पे उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम के लिए वो लोग अभी भी उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अभी भी उस सेक्टर में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, इरिगेशन के लिए, मशीनरी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो उसमें हमें इकोनॉमिक के साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ताकि वहाँ पे पावर आए, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हो और भी ज़्यादा इरिगेशन का अल्टरनेटिव सोर्स हो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ही एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो गुड्स को मैन्युफैक्चर तो कर लेते हैं, मतलब किसान अपना फार्मिंग कर लेता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन उसको शहर तक बेचने के लिए उसके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है कि वो शहर जाकर अपने सामान को बाजार में
बेच सके। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज नहीं है उनके पास, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बैंकिंग नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है, जिसके कारण से एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए, इतने पॉपुलेशन हमारे देश की इन्वॉल्व होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाया। तो एग्रीकल्चर को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जितनी उसमें पोटेंशियल है उतना ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कि ताकि इकोनॉमिकली डेवलप हो सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वही चीज़ें आती है कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा गुड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर सके। तो देखिए इंडस्ट्री हम डेवलप कर देंगे, लेकिन अगर वहाँ पे एनर्जी नहीं होगी, पावर नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी, बैंकिंग नहीं होगी, इंश्योरेंस नहीं होंगे, वेयर हाउसेज नहीं होंगे, तो आखिर हमारी जो भी हमारा इंडस्ट्री है वो कैसे डेवलप होगा। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिकली बेस होता है, स्ट्रक्चर होता है, ताकि कोई भी जो इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड सर्विसेज जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सिस्टमेटिकली स्मूथली ग्रो हो सके, मैन्युफैक्चर हो सके, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें कर सके। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमने पढ़ ही लिया था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। एजुकेशन, प्रॉपर हाउसिंग, सैनिटेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारे जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस में हम सोशल और इकोनॉमिकली दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर के कंबाइंड बेनिफिट की बात कर रही है। नेक्स्ट है आपको प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगे, कंस्ट्रक्शन काम होगा, तो इसमें स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों ही तरह के लोगों को काम की जरूरत पड़ेगी, उनकी रिपेयरिंग के लिए, न्यू बनाने के लिए। तो एक नंबर ऑफ जो ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है वो डेवलप होगी, और रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में लोगों को स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों टाइप के लोगों को रोजगार में इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटिंग आउटसोर्सिंग। आपको मैंने पहले बताया था कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कोर एक्टिविटी, जो कोर फंक्शन होता है उस पर अपना काम कंसंट्रेट करना चाहती है, और बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जैसे कॉल सेंटर हो गए, अकाउंट रिकॉर्डिंग के काम हो गए, ठीक है, केपीओज हो गए, वो क्या करते हैं दूसरे ऐसे देश जो पहले से इस काम में इन्वॉल्व है उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। तो भारत भी अब अच्छा एक आउटसोर्सिंग का प्लेटफॉर्म बन गया है। बहुत सारा आपने देखा होगा गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर कितने ज़्यादा कॉल सेंटर्स ओपन हुए हैं, ठीक है, आउटसोर्सिंग के काम डेवलप हो रहे हैं। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, बिना इंटरनेट डेवलपमेंट के ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो ये आउटसोर्सिंग के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के, लोगों की लाइफ इंप्रूवमेंट होने के लिए, हमारे जीडीपी ग्रो करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, लोगों की लाइफ ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या होगी, इम्प्रूव होगी और आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि पावर एनर्जी हमारे कोर्स से डिलीट हो गए हैं, इसीलिए चैप्टर काफ़ी छोटा हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हेल्थ आता है। तो हेल्थ की हम बात करते हैं कि हेल्थ होता है क्या है। देखिए जनरली बहुत से लोग हेल्थ का मतलब समझते हैं डिजीज़ फ्री, कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब है हम हेल्दी है। बट ये जो कंसेप्शन है बहुत ही गलत है। अगर आप ऐसे समझते हो कि हमें कोई डिजीज़ नहीं है, कि डिजीज़ फ्री बॉडी इज़ अ हेल्दी, तो ये गलत आप लोगों की धारणा है। देखिए हेल्थ का मतलब जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों ही हम फ्री है, ठीक है। मेंटली का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम का स्ट्रेस है तो आप हेल्दी नहीं हो। देखो वो स्ट्रेस होना, वो एक टेंशन होना जाहिर सी बात है, होना चाहिए, बट डिप्रेशन नाम की चीज़ जिसे कहते हैं वो नहीं। यानी स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। सोशल मतलब होता है कि आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता हो, आपकी जो एज है उसके हिसाब से आपको गेट टुगेदर होना, लोगों से बात करना, ये सब चीज़ें भी आपको अच्छी लगनी चाहिए। अगर आप आइसोलेटेड रहना चाहते हो, अलग रहना चाहते हो, ठीक है, आपका मूड हमेशा ख़राब रहता है, तो इसका मतलब है कि आप सोशली फिट नहीं है। तो इसमें तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, केवल डिजीज़ फ्री होना ही हेल्दी नहीं होता, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर, तो जितना ज़्यादा हमारा हेल्थ सेक्टर डेवलप होगा, ठीक है, लोग उसके बारे में अवेयर होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे हेल्थ के बारे में हम अवेयर होंगे। आपको पता है हमारे यहाँ पे बेसिकली लोग फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। लोग शर्माते हैं, किसी को प्रॉब्लम भी होती है तो लोग मतलब, तो हमें क्या करना है, इस बारे में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, जागरूकता फैलानी पड़ेगी हम आपको, ताकि लोग जितना ही इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ को देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट वो मेंटल हेल्थ को भी दे। आपको पता है पूरे देश में न जाने कितने लोग डिप्रेशन के कारण, अलग होने के कारण सुसाइड जैसी चीज़ों कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी रुकेंगी जब इसमें अवेयरनेस आएगी, लोग खुलकर बात करेंगे। तो हेल्थ बेसिकली फिजिकल के साथ साथ मेंटल और सोशल भी हमें समझना पड़ेगा। तो 3 टायर हेल्थ सिस्टम है हमारे यहाँ पे, हम बात करते हैं। सबसे पहले है कि प्राइमरी हेल्थ केयर,
सेकेंडरी हेल्थ केयर और टेरिटरी हेल्थ केयर। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, बेसिकली जो रूरल एरिया जो है, गांव के अंदर, विलेज लेवल पे काम होता है, जहाँ पर बेसिकली लोगों को एजुकेट किया जाता है, न्यूट्रिशन के लेवल की बात की जाती है, माल न्यूट्रिशन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे इम्यूनाइजेशन होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइम पे दिया जाता है। तो इसमें बहुत बड़े लेवल का कोई बहुत हॉस्पिटल नहीं होते, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, इसमें एक डॉक्टर या सिंगल नर्स, बहुत ही लिमिटेड मेडिसिन होती है कि लोकल एरियाज़ में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम हो उसको वहाँ पे टेक केयर किया सके, वहाँ पे देखभाल किया सके, लोगों में अवेयरनेस फैला सके, हेल्थ के टूवर्ड लोग जागरूक बने। लेकिन और अगर जब प्राइमरी जो हमारा हेल्थ केयर है कि वहाँ पे अगर चीज़ें संभल नहीं पाती तो आगे जो डॉक्टर होते हैं फिर वो सेकेंडरी लेवल के लिए रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती है बहुत कम होती है, कोई ईसीजी या कोई बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, केवल सिंपल मेडिसिन होता है, डॉक्टर नर्सेज होते हैं। तो छोटे लेवल पे टेक केयर करने के लिए यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उन चीज़ों की बात होती है। सेकेंडरी जो हमारा हेल्थ केयर होता है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या अर्बन एरियाज़ में भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या, जैसे ईसीजी की मशीन हो गए, एक्सरे की मशीन हो गई, थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी होती है, डॉक्टर काफ़ी होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। और थर्ड जो हमारी टेरिटरी हेल्थ केयर होती है, ये बहुत ही ज़्यादा जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में आई है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ये आपको पता होगा बड़े बड़े शहरों में होता है, जब कोई बहुत सीरियस डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, तो वहाँ पे रेफ़र किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली का एम्स, कि गांव के अंदर अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कि मतलब शहर लेवल पे या फिर उसको इम्प्रूव नहीं किया जाता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो डॉक्टर रेफ़र कर देते एम्स में, फिर वहाँ पे लोग आकर अपनी इलाज कराते हैं और वो बेसिकली ठीक हो जाते हैं। तो ये जो होता है काफ़ी अपर लेवल का होता है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इक्विपमेंट होता है, डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड होते हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो इन सबको यहाँ पे बहुत, और ये जो होते हैं इनके लिमिटेड नंबर्स होते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, शहर बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल होते हैं, गाँव के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ बेसिकली नहीं देखने को मिला है। तो ये याद रखना है 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखिए इंडिया जो आपको पता है स्टार्टिंग से ही आयुर्वेद की तरफ, मेडिटेशन, योग, इन सब पे बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कहते हैं कि गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है, भारत को मार्गदर्शन देता है, पूरे देश को, पूरे विश्व को। तो कह रहे हैं इंडिया हैज़ ओन वेल डेवलप्ड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, जिसे हम आयुष कहते हैं, जिसके अंदर योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी कि ये एक अल्टरनेटिव, बहुत सारे हमारे देश में होम्योपैथी सेंटर्स चल रहे हैं, नेचुरोपैथी सेंटर्स है, ठीक है, आयुष है, योगा है, मेडिटेशन है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो एलोपैथी उसको नहीं सॉल्व कर पाए, लेकिन होम्योपैथी ने, नेचुरोपैथी ने, योगा, मेडिटेशन के द्वारा लोगों को समझाया जाता है, लोगों को हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो हमारे पूरे भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे सेंटर्स चल रहे हैं, बहुत सारे जो ट्रेंड जो पर्सन है वो ऐसी चीज़ों को चला रहे हैं ताकि देश में इन सब चीज़ों के द्वारा भी इलाज किया जा सके। और पूरा विश्व धीरे धीरे इन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है, भारत के इस टेक्नोलॉजी को, अल्टरनेटिव मेथड को मान रहा है, सराह रहा है, और वो भी इसकी तरफ इस्तेमाल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत को इसीलिए विश्व गुरु कहा गया है। अब हम बात करते हैं रूरल अर्बन डिवाइड। आपको पता है हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटी, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से अभी भी नहीं है, उतने डॉक्टर नहीं है, उतने नर्सेज नहीं है, उतने नंबर ऑफ बेड्स नहीं है, उतने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसमें भी जो रूरल और हम अर्बन एरिया की डिवीज़न की बात करें तो गाँव के अंदर जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है बेसिकली शहरी एरिया में ही होते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स है, अगर कोई भी डिजीज़ है तो ईजिली आपको फैसिलिटी मिल जाती है, आपका केयर हो जाता है और आप बच जाते हैं। पर गाँव के अंदर वहाँ पे ना तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ पे मेडिकल स्टाफ्स है, ना वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण जो गाँव के अंदर है हेल्थ सिस्टम की बात करें तो बहुत ही बुरी स्टेटस है कि गाँव के अंदर हमारे देश में अभी भी 70-80% आबादी गाँव में रहती है, लेकिन पूरा अगर हेल्थ केयर की बात करें तो 20 से 30% फैसिलिटी गाँव तक अभी पहुँच पाई है। ऐसे बहुत से गाँव हैं जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जहाँ पे आज भी छोटी से छोटी बीमारियों में लोग की डेथ हो जाती है, ठीक है, लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे हम बात करें अर्बन रूरल डिवाइड की, यानी कि अमीर और गरीब बेसिकली, तो कह रहे हैं पीपल लिविंग इन रूरल एरिया डज नॉट हैव सफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिसके कारण यहाँ का जो लोगों का जो स्टेटस है बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। दूसरा अगर वुमेन हेल्थ की बात करें तो भारत, आपको पता है पूरे भारत के अंदर जो हाफ पॉपुलेशन है वो वुमेंस की है,
लेकिन मेन के कंपैरेटिवली जो वुमेन है उनके हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मैटरनिटी के टाइम पे यानी कि डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। माल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण आपने देखा होगा औरतों में बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। एनीमिक आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी, उनको ना तो एजुकेशन में अभी भी बराबरी का दर्जा मिलता है, ना ही उनको हेल्थ केयर सेक्टर में उनको प्रॉपर टेक केयर किया जाता है। तो औरतों की जो स्टेटस है स्पेशली रूरल एरियाज़ में, गाँव के अंदर बहुत ही ज़्यादा उनकी हेल्थ को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, जो अभी भी अवेयरनेस जागरूकता है, वो बहुत ज़्यादा पीछे है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। आपको पता होगा कि हमारे देश में गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अच्छे से नहीं संभाल पाई है। जितनी फैसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए, बजट का जितना प्रपोर्शन हेल्थ के ऊपर देना चाहिए, सरकार उसमें उतना नहीं दे रही है। जितने दूसरे देश, अमेरिका या दूसरे देश 20-25% अपने टोटल बजट का कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हेल्थ के लिए, हेल्थ को एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर मानते हैं, उसमें तेज़ी से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हेल्दी पर्सन ही ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हेल्दी पर्सन देश के लिए एक एसेट्स है। लेकिन हमारे देश में इतना इस पे ध्यान नहीं दिया गया, अभी भी 5-6% ही पूरे बजट का इसके ऊपर रखा जाता है। हालांकि मोदी सरकार के बाद, कोरोना के बाद लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आई है, सरकार ने भी इस तरफ काफ़ी काम किया है, ध्यान दिया है, और अब इस साल का जो बजट बना है उसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर का, तो अभी भी हमारे देश में हेल्थ केयर के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी बहुत ज़्यादा मोनोपोली है। 80% चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। रीज़न वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ बेड्स बहुत ज़्यादा है। बट आपको पता है जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। इसीलिए जो अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो इन चीज़ों का लाभ ले पाते हैं, फैसिलिटीज़ ले पाते हैं। बट जो गरीब है, गाँव के लोग हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ अभी भी नहीं मिल पाई है। तो और जो कि हेल्थ एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर आते हैं, तो ऐसे में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक पर्सन को जो उनका हेल्थ है वो उनका एक बेसिक राइट है, उनको मिलना ही चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, ताकि वो भी एक सम्मानपूर्वक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल कम होना चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे। अगर आप लोग कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर है, कितने ज़्यादा डिफरेंसेस है। बहुत सारे लोग जिनके पास थोड़ा भी पैसा हो तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे जो मतलब फैसिलिटीज़ है वो इतनी अच्छी नहीं है अभी भी, और जिसके कारण बहुत से गरीब लोग का अभी भी वहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। सबसे पहले इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस। यहाँ पे वही रूरल और अर्बन एरिया की बात करें, एक तो पूरे इंडिया के अंदर ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, जितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर, नर्सिस, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन, उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसमें भी जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि रूरल एरिया का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको पता होगा, एड्स, HIV, ये सब अभी लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों को, स्पेशली जो गांव के अंदर है, उनको समझाना पड़ेगा। हेल्थ के टूवर्ड जो अवेयरनेस है वो हमें लानी पड़ेगी और इस चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी, कि गांव के अंदर अभी भी आपको पता होगा कि जो टैप वाटर होता है, नल के अंदर पानी, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, गांव है जहाँ पे नहीं आता है। लोग जो खुले हुए पानी होते हैं, जैसे कि वेल्स हो गए, कुएँ हो गए, दूर दूर एरिया में जाते हैं, लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस करके फिर वो पानी लेकर आते हैं। स्पेशली राजस्थान में आपने देखा होगा अभी भी गाँव के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं काऊ डंग या जो फ्यूल के लिए बेसिकली वुड, लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके हेल्थ के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो तो आपको पता होगा। जब से मोदी सरकार आए, उज्ज्वला योजना के उन्होंने किया है, जिसके कारण अब जो महिलाएं हैं वो, इनको जो बेसिकली धुएं से आज़ादी मिली है। लेकिन अभी भी 100% डेवलपमेंट इस सेक्टर में नहीं आ पाया। उसके बाद आपको पता होगा खुले में शौच करना, नरेंद्र मोदी जी ने, आपको पता होगा, लाल किले से इस बारे में प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। बहुत जगह पे गांव के अंदर शौचालय बनाए गए, लेकिन अभी भी 100% इसमें डेवलपमेंट नहीं आए हैं। अभी भी इसमें सरकार को युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से डेवलप करना पड़ेगा, ताकि सैनिटाइजेशन, जो साफ़ सफाई पे ध्यान जा सके। दूसरा लैक ऑफ मैन पावर, मैंने बताया कि जितनी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो डॉक्टर हैं उनकी बहुत कमी है। वो कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा ही था, हमारे हेल्थ सेक्टर का कितना बुरा हाल हो गया था। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। देखो कुपोषण स्पेशली जो बच्चों के अंदर, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ हो गई है
कि हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है कि बच्चों को ढंग का 2 वक्त की जो बैलेंस न्यूट्रिशन फूड है वो उनको नहीं मिल पाता, और जिसके कारण बड़े होते होते उनको और कई तरह की डिजीजेस हो जाती है। तो ये जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ने बहुत कुछ काम भी किया, जिसमें मिड डे मील बच्चों के लिए स्टार्ट किया है ताकि बच्चों को वहाँ पे न्यूट्रिशन फूड मिल सके। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो ये तो हमने देखा ही है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे लेकर आए, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स खुले हैं, बेड के नंबर्स बढ़े हैं। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है और जो अमीर लोग हैं वही इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ ले पाते हैं। तो गरीबों के लिए ज़रूरी है कि जो सरकार है वो फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करे, नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन करे, ताकि गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग अपना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सके। तो आई होप ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।